आज हम बात करने जाने वाले हैं हिंदी साहित्य भाषा खंड के बारे में। उससे पहले थोड़ी बेसिक बातें कर लें कि जो पेपर होता है यूपीएससी में मेंस हिंदी साहित्य में, तो उसमें कैसे उत्तर दिए जाते हैं। मतलब दोनों पेपर का मोड एक सा होता है, पर अगर थोड़ा और बेहतर तरीके से समझे, हालांकि आपको पता ही होगा, पर फिर भी समझते हैं तो आपके पास 8 प्रश्न होते हैं जो 2 खंडों में विभाजित होते हैं। उसमें से स्टार्टिंग का पहला प्रश्न और पांचवा प्रश्न दोनों करना जरूरी है। पहले और पांचवे प्रश्न में 5-5 प्रश्न होते हैं जो लगभग 10 नंबर के होते हैं। तो उसको करना बहुत ही अनिवार्य है, या फिर कहें कि उसको करना ज़रूरी है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। और बाकी हर खंड से, जैसे दूसरा प्रश्न हो गया, तीसरा प्रश्न, चौथा हो गया, छठवां हो गया, सातवां हो गया, आठवां, तो इसमें कम से कम 1 प्रश्न लिखना आवश्यक होता है। और दूसरी बात कि जैसे पहला प्रश्न और पाँचवाँ प्रश्न टोटल मिला के उप प्रश्न 10 हो गए। और अब दूसरा प्रश्न हमने किया, एक प्रश्न करना ज़रूरी है, कम से कम हर खंड से। तो टोटल हमने किए 10 6 16 प्रश्न। अब हम कहीं से भी, चाहे केवल हम दूसरे से भी 2 प्रश्न कर दें, 1 प्रश्न तीसरे से कर दें, बाकी फिर 1-1 प्रश्न करते रहें, या फिर हम कैसे भी करते रहें। तो उसमें हमें समझना होगा, हमें केवल 5 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न और पाँचवाँ प्रश्न अनिवार्य है, और बाकी हर खंड से एक-एक प्रश्न करना अनिवार्य है, बाकी हम कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। और जो अमूमन लोग करते हैं, तो एक-एक प्रश्न जो अनिवार्य रहता है, तो वो 20-20 नंबर वाला प्रश्न लिखते हैं। तो आप ये गलती मत करिएगा, जैसे आपने 20वाँ प्रश्न 8वें से नहीं चुना है और आप आते-आते 6वें प्रश्न में या फिर 5वें प्रश्न में 19 प्रश्न क्रॉस कर चुके हो। तो वहाँ पे आप 20वें नंबर का प्रश्न छोड़ दोगे। तो आप थोड़ा देख लेना कि कौन-सा प्रश्न छोड़ना है, कौन-सा नहीं, तो पेपर में टिक लगा लेना कि 28 प्रश्नों में से 19 प्रश्न कौन से करने हैं। और दूसरी बात कि आप ज़रूरी नहीं है कि 20 नंबर वाला प्रश्न ही करो। हो सकता है 15 नंबर वाले प्रश्न में आपकी पकड़ ज़्यादा बेहतर तरीके से हो। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखना। और रही बात कि कैसे लिखा जाता है, तो गणना अनुसार ही लिखना है, क्रम से, कि जिस प्रश्न को आप लिख रहे हो, तो उसकी गणना बता दो और क्रम से लिखते रहो। छोड़ रहे हो जिसको, तो पहले ही छोड़ दो। बाद में वो आगे-पीछे करना, वो हिंदी साहित्य में नहीं होता। और अगर आपने उस प्रश्न को काटा नहीं है, जैसे अगर दूसरा लिख दिया और मन हुआ कि अब तीसरे में मैं तीनों करूँगा, तो आप दूसरे को क्लियर तरीके से काटिए। अगर काटा नहीं है, तो फिर आपके वही नंबर गिने जाएँगे, भले आप तीसरा जोड़ो या फिर चौथा। एक क्रम अनुसार होगा, आपका 8वाँ प्रश्न फिर कट जाएगा, या फिर जो भी लास्ट का क्रम अनुसार देखा जाएगा। और रही बात कि पेज में अगर शेष भाग बचता है, जैसे आपका कोई उत्तर 1 पेज में हो गया, तो 1 पेज में हो गया, कंटेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो तो ठीक है, उसको आप क्लियर तरीके से काटो। अगर वो क्लियर तरीके से नहीं काटा जाएगा, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। अब हम डायरेक्ट आते हैं प्रश्नों पर कि क्या-क्या प्रश्न थे और उनको कैसे हमें समझना चाहिए, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। सभी प्रश्नों पर बात करेंगे, भाषा खंड के सभी प्रश्न बेसिक से हम बात करेंगे, कैसे समझ सकते हैं, और इसके अलावा भी थोड़ी बात कर लेंगे कि अगर ये ना होता, ये होता, तो हम कैसे करते या फिर क्या-क्या करते। तो पहला प्रश्न टिप्पणी के रूप में आता है कि निम्नलिखित प्रश्नों पर टिप्पणी लिखिए। हर प्रश्न 10 नंबर के हैं और लगभग 150 शब्द 2 पेज मिलेंगे। तो पहला प्रश्न था अवहट्ट की भाषिक विशेषता। यहाँ पे हम समझेंगे कि भाषिक विशेषता, व्याकरणिक विशेषता, साहित्यिक विशेषता, तीनों अलग-अलग तरह के सवाल हैं और तीनों में अलग-अलग तरह की चीज़ें लिखनी है। अगर आए कि अपभ्रंश का सामान्य परिचय, तो हमारा दूसरा प्रश्न है भी, तो उसमें सामान्य परिचय में आप हर प्रकार से परिचय दे सकते हो। व्याकरणिक, अ, भाषिक, साहित्यिक, शब्दकोशी। लेकिन अगर भाषिक विशेषता पूछता है, तो आपको एक छोटी-सी प्रस्तावना देके शुरू करना पड़ेगा कि भाषिक विशेषता में, जैसे अभट्ट की भाषिक विशेषता में आप स्वर बताओगे
कि ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर होते हैं। ए और औ का उच्चारण आई और औ के रूप में होता है। एक एग्जाम्पल देना चाहो तो दे देना कि बैल और घोड़ा। फिर दूसरी विशेषता आती है कि री का प्रयोग आ ई उ ए की तरह होने लगता है, मतलब अपभ्रंश में ये तो शुरू हो जाता है और यहाँ पे ये बढ़ जाता है। तो एक उदाहरण यहाँ पे भी दे देना कि हृदय का ही हो जाता है। तीसरी चीज, अपभ्रंश में केवल एक ही तरह की अनुनासिकता, जहां अगर तुलना पे आए तो अपभ्रंश पे तीन प्रकार की अनुनासिकता मिलती है। तो यहाँ पे केवल एक ही तरह की अनुनासिकता। कंपेयर करने मत लग जाना, क्योंकि आपके पास सीमित शब्द हैं, सीमित समय है। तो सिर्फ अगर सवाल है अपभ्रंश की भाषिक विशेषता, तो बिना तुलना करे भी चल जाता है। जहां अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तुलना करने की, हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे केवल अकारण अनुनासिकता दिखती है कि कभी भी आ जाता है, जैसे धूत का जुआ, धा का जा होता है, समझ आता है। ऊ का ऊ हो गया, समझ आता है। ता का आ हो गया, ठीक है, समझ आता है। आकारांता चलने लगता है। लेकिन जू के ऊपर चंद्रबिंदी लग गया या फिर अनुनासिकता आ गई, तो इसका मतलब नहीं समझ आता। तो ये होता है अकारण अनुनासिकता। चौथी चीज, द्वित्वीकरण की प्रक्रिया क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण, मतलब जो वर्ड व्यंजन के रूप में आया है वो दीर्घ हो जाएगा। जैसे कम, कम में माँ आया है, तो इसका दीर्घीकरण करके काम कर दिया गया। स्त्रीलिंग पहले आकारांत थे, अब अकारांत हो गए। मतलब पहले शिक्षा का सीखा था, फिर सीख हो गया, ऐसे समझ सकते हो। इन चीजों को हमें बताना है। स्वर गुच्छों का संकोच एक विशेष, मतलब एक लाइन में आप पूरी बात पूरी कर दो और एक उदाहरण दे दो, तो आप 2 पेज में कम से कम, अगर 10 नंबर का सवाल है तो 10 टिप्पणी लिख लोगे या फिर 11 टिप्पणी लिख लोगे, जिससे सॉलिड इंप्रेशन बनेगा। 6 नंबर भाषा खंड में कहीं नहीं गए हैं, 6, 6.5 भी आसानी से मिल सकते हैं। महाप्राण व्यंजन में खा, घा, था, ध, भ का हा रूप मिलता है। अब जैसे समझो, अगर होता अवहट्ट का सामान्य परिचय, तो सामान्य परिचय में हम व्यंजन भी बताते, पर भाषिक विशेषता में अगर आपने 9-10 लिख दिया है तो वहां पे बताने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना लिख दो कि अपभ्रंश में ढ और ढ विकसित हो गए थे, तथा जो श था, तालव्य श, मतलब दंत श केवल मिलता था, तालव्य और मूर्धन्य श गायब थे। इतना बता दो तो चलता है। कहीं कहीं अकारण द्वितीकरण भी मिलता है, जैसे कमान का जरूरत नहीं थी, मतलब द्वितीकरण तो रेफ के हटने के बाद, जैसे हमने पाली में सीखा था, तो रेफ के हटने के बाद द्वितीकरण आता है। तो यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे अकारण ही आ जाता है कि कमान का कम्माड़ हो गया। तो ना का अड़ा तो पता ही है क्यों होता है। अब शब्दकोशीय विशेषता भी एक भाषिक विशेषता ही है, तो उसमें आप शब्दकोशीय, देखो शब्दकोशीय विशेषता मैंने पहले भी बताया कि याद नहीं करना है, बस समझना है कि कौन सा टाइम चल रहा है। अगर अबहट्ट है, विकास का क्रम है, तो तद्भव शब्दों की संख्या बढ़ेगी ही। अगर देशज रूप से या फिर जन की भाषा बनने लगी है, तो देशज शब्दों का विकास और ज्यादा होगा ही। अगर कुछ लोग, बहुत नहीं, कुछ हद तक तुर्की, अरबी, फारसी लोग आक्रमण करने लगे हैं, व्यापार के लिए आने लगे हैं या फिर पर्यटन के लिए आने लगे हैं, तो शब्द भी आएंगे, जैसे कसीदा, खुदा और तत्सम शब्द का प्रभाव पुनः बनने लगता है। ये इसकी विशेषता है जो याद रखना चाहिए। और कंक्लूजन अगर करोगे तो यही करोगे, अतः भाषिक आधार पर अबहट्ट लगातार प्राकृत पाली अपभ्रंश से निखरने के क्रम को जारी रखता है। वह हिंदी भाषा के विकास की जड़ भाषा बनता है। तो आप कोई सा छोटा, जड़ भाषा का मतलब होता है कि जहाँ से चीजें उगती हैं, तो अपहट्ट भी बहुत योगदान देता है। जैसे अपभ्रंश को जड़ भाषा माना जाता है, वैसे अपहट्ट भी जड़ भाषा ही है। तो ऐसे आप इस चीज को डिफाइन कर सकते हो। मतलब ना तो ज्यादा लाग लपेट था, ना तो ज्यादा बहुत कुछ चीजें थी, बस आपने सामान्य परिचय दिया और खत्म कर दिया। और जो भी पेज बचा, समझ लो एक पैराग्राफ के बराबर पेज अगर बचा है, छूटा है, तो उसको आप क्रॉस कर दो। अगर 1-2 लाइन के बराबर छूटा है तो जरूरी नहीं है कि आप उसको भी क्रॉस करते रहो। तो ये चीजें हैं। अब आगे जैसे हम जाते हैं तो पढ़ते हैं, सवाल है अपभ्रंश का सामान्य परिचय। तो बस आप शुरू कहाँ से करोगे, इंट्रोडक्शन। जैसे या तो ये बता सकते हो कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को अपभ्रंश का पहला कवि मानते हैं,
व उन्हीं के चरित काव्य को अपभ्रंश का शुरुआती रूप मानते हैं। तो या तो आप इससे शुरू कर सकते हो, या तो आप ये बता सकते हो कि मध्यकालीन आर्य भाषा की या फिर प्राकृत की तीसरी अवस्था, जिसका अर्थ भ्रष्ट या बिगड़ा रूप है, अपभ्रंश कहलाता है। या फिर आपके शब्दों में थोड़ी सटीकता है, तो दोनों को मिला के आप बातें बता सकते हो कि ये होगा इंट्रोडक्शन, ऐसा लिखा जाएगा। अब सामान्य परिचय बोला है, तो जैसे हमने समझा कि इसमें भाषिक परिचय भी देना है, व्याकरणिक परिचय भी देना है, और साहित्यिक भी दे सकते हैं, और हो गया मतलब शब्दकोशी परिचय भी देना है। अब एक चीज हमें समझ आती है, अभी तक हमने देखा कि हम विशेषताएं लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड है सामान्य परिचय बताओ। तो अब हम क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ चले जाएंगे। होंगी तो वो विशेषताएं, पर हम परिचय के तौर पर बताएंगे। जैसे भाषिक परिचय में स्वर आ ई उ ए ओ और दीर्घ में आ ई उ ए ओ होता है। री का प्रयोग री की तरह होगा, और कुछ जगह अगर व्यवहार में देखोगे तो वही आ ई उ ए मिलता है, जैसे गृह का गे हो जाता है। उकार बहुलता मिलती है, मतलब उकारांता होगा। उदाहरण दे दोगे, चाहे देखो, जैसे एक तरीका होता है, चाहे आप सर्कल में बंद कर दो, चाहे आप बॉक्स में बंद कर दो, लेकिन वो जो बादल बनाना होता है, पेंटिंग करना होता है, उससे जगह भी घिरती है, चीजें भी सीमित होती है। तो या तो आप सर्कल बनाओ, या तो आप सामान्य रहने दो, या तो आप बॉक्स बनाओ, आयताकार बना दो, या फिर वर्गाकार बना दो। वो सामान्य रखना, ज्यादा लाग लपेट करने की जरूरत नहीं। अब इसमें जैसे तीन प्रकार की अनुनासिकता की प्रवृत्ति मिलती है, लेकिन हम परिचय दे रहे हैं। तो अगर आप चाहो कि परिचय में अभी व्याकरणिक परिचय भी लिखना है, या फिर साहित्यिक परिचय भी होगा, भाषी वो शब्दकोशी परिचय भी होगा, तो वहां पे हमें थोड़ा समझना होगा कि इस लाइन को अगर ना लिखें, कोई और लिख दे, 5 पॉइंट लिख देते हैं, 6 पॉइंट लिख लेते हैं, लेकिन इस लाइन को ना लिखे तो भी चलेगा, नहीं तो हमारी 4 लाइनें या फिर थोड़ी सी जगह रुक जाएगी। तो थोड़ा आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि हम भाषिक परिचय लिख रहे हैं या भाषिक विशेषता लिख रहे हैं। विशेषता लिखोगे तो वहां पे बताना पड़ेगा अच्छे से। यहाँ पे आप आराम से बता दो कि तीन प्रकार की अनुनासिकता की प्रवृत्ति है, तो परिचय तो सामान्य ही दिया जाता है। अब स्वर भक्ति और स्वरलोप, तो दोनों चीजें यहाँ पे दिखती हैं। जैसे प्रदेश का परदेश हो जाता है, या फिर लज्जा का लाज हो जाता है। तो आप स्वर भक्ति में उदाहरण दे दो, स्वरलोप में उदाहरण दे दो। ज्यादा लिखना ही नहीं है, बस बता दो कि ये दिखता है। व्यंजन में आप परिचय दे रहे हो, तो पूरे व्यंजन लिखना वैसे ही है, जरूरी है। लेकिन अगर आप नहीं भी लिखते तो आप बता दो कौन कौन सी चीजें नहीं है। कह दो सामान्य व्यंजन, वर्तमान सामान्य व्यंजन में व्यंजन से तुलना में अंगा, इया, ना, श, स व संयुक्त व्यंजन नहीं मिलते हैं, इतना कर दोगे। व्याकरणिक परिचय में क्या हुआ, निर्विभक्तिक प्रयोग मिलना प्रारंभ हो गया। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि लिख देते हैं निर्विभक्तिक प्रयोग चलने लगा, तो चलने लगा नहीं, आरंभ होना और चलने लगना। अवहट में जैसे निर्विभक्तिक प्रयोग और तेजी से बढ़ता है, खड़ी बोली में निर्विभक्तिक प्रयोग शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आरंभ हुआ, मतलब अभी भी विभक्तियां मिलेगी, ही विभक्ति मिलेगी, साथ साथ प्रत्यय, जैसे ही प्रत्यय का प्रचलन होने लगा, तो वो चीजें दिखती हैं। अब व्यंजनांत होने लगा, जैसे अगर हम चाहते तो भाषिक विशेषता में व्यंजनांत होने लगा बता सकते थे, लेकिन हम जानते हैं कि वो व्याकरणिक विशेषता भी है। तो जगह बचाओ, जितनी जगह बचा सकते हो उतना बेहतर है आपके लिए। और परसर्गों का स्वतंत्र विकास होता है, ये बता देंगे, जैसे कर्म का ही, संप्रदान के लिए तें, संबंध के लिए का, कर। वचन व्यवस्था में द्विवचन बहुवचन में जाने लगे, एक उदाहरण दे दो। नपुंसक लिंग पुल्लिंग में शामिल होने लगे, एक उदाहरण देख लो। अब देखो नीचे जगह नहीं बची है, तो शब्दकोशी परिचय केवल 4 लाइन में दो। तद्भव शब्द का विकास तेजी से होने लगा, देश शब्द प्रयोग में आने लगे। मतलब ये नहीं कि देशज शब्द प्रयोग होने लगा, अब लैंग्वेज थोड़ी सरल ही लगना, क्योंकि वो शुरू हो रहा था संस्कृत से। अब हट में जाना इतनी आसान बात तो नहीं है, तो देशज शब्द प्रयोग में आने लगे। तत्सम शब्द अभी भी मौजूद थे, देखो अब हट में हमने क्या लिखा था कि तत्सम शब्द पुनः जीवित होने लगे, तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, अभी भी मौजूद थे। मतलब देशज शब्द उदय हो रहा है, तद्भव बन रहे हैं, तो तत्सम तो रहेंगे ही। और विदेशा शब्द देखो 7वीं शताब्दी की बात है, तो धीरे धीरे आ रहे थे, जैसे अबहट्ट या खड़ी बोली में है ना, वैसा नहीं। तो ऐसे बता दोगे। साहित्यिक परिचय बस जगह छोटी सी बची है, कंक्लूजन भी देना। तो
स्वयंभू का रामचरित काव्य, कृष्ण चरित काव्य, पाहुड़ धोड़ा, भविष्यत कथा, कथा को कहा कहा जाता था। तो भविष्यत कहा जैसे परिचय दिखते हैं। अपभ्रंश प्राकृत से अलग व स्वतंत्र भाषा दिखती है। इसे देखकर आसानी से परिचय किया जा सकता है तथा यह आगे चलकर हिंदी का परिचय बनाने में सहयोग करती है। ऐसा कुछ भी कंक्लूजन में कर दोगे जो भी आपके दिमाग में आ रहा है तो एक सटीक बात ही होगी। और हम अब तीसरे क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। संत साहित्य के विकास में अवधि का योगदान। ठीक है। तो अब देखो संत साहित्य में कबीर मिलेंगे आपको, दादू मिलेंगे, नानक मिलेंगे। तो वो सब ब्रज में मिलते हैं, खड़ी बोली में मिलते हैं, सदुक्कड़ी भाषा में मिलते हैं। तो संत साहित्य मूलतः सदुक्कड़ी भाषा की है कि हर भाषा को शामिल कर लो। लेकिन हमें केवल अवधि बताना है। तो हम लाग लपेट करने नहीं जाएंगे कि हम ब्रज का ही बताने लगे कि ब्रज का भी महत्व देखता। 10 नंबर का सवाल है। सिर्फ सीमित रहेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। वैसे इंट्रो में क्या बता सकते हैं। एक तो आपको याद आएगा जैसे तुलसीदास अवधि में लिखते थे और संत साहित्य में उनको मान लो कि रामचरितमानस उनका कवितावली दोहावली वगैरह वगैरह। तो एक लाइन मिलती है, कविता पा तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। हमारे लिए एक संदर्भ बन गया कि हम थोड़ा सा संदर्भ रखेंगे कि जो कवि होते थे या फिर संत होते थे उनका योगदान इस साहित्य में ज्यादा होता था, अवधि का या फिर किसी भाषा का नहीं होता था। तो थोड़ा हम बताएंगे कि अवधि एक समृद्ध भाषा थी जो काव्य को महत्वपूर्ण बना देती थी। भले ऐसे वर्णन मिलते हों, कविता पा तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, परंतु हम यह भी नहीं नकार सकते कि अवधि ने ही तुलसी की कला को निखारा है। मतलब अगर आपने किसी कैसे भी करके थोड़ा सा शुरू में ही प्रभाव डाल दिया, चाहे आप आचार्य शुक्ल का डाल दो शुरू में या फिर किसी और का डाल दो कि अवधि, जो भी डालना चाहो, आप शुरू में चेकर का इम्प्रेशन गेन करने की कोशिश करो। जितना आप कोशिश कर लोगे उतना ही बेहतर हो जाएगा। आप आगे आते हैं, क्या योगदान दिया या फिर संत साहित्य में कवियों का अवधि चयन क्यों किया। जैसे एक बात मिलती है, ना तो इसमें ब्रज जैसी कोमलता थी, ज्यादा ही कोमलता थी, और ना खड़ी बोली जैसा ठेठपना। अवधि गंभीर, उदात्त, मर्यादापूर्ण अभिव्यक्ति की भाषा थी। आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हो इस क्वेश्चन को और आप पॉइंटर में भी लिख सकते हो। आप जैसे अगर सहज नहीं हो पैराग्राफ में लिखने में कि हो सकता है आप कुछ पॉइंट कम कर दो या फिर जो भी करो, तो आप पॉइंट में लिख सकते हो, लेकिन थोड़े बड़े पॉइंट बनाना। जैसे संत साहित्य का समन्वयकारी होना आवश्यक था जो अवधि के लचीलेपन के बिना तुलसी में भी नहीं मिलता। संत साहित्य में तत्सम शैली का होना अनिवार्य नहीं किंतु मांग ठी जो अवधि ने आसानी से प्रदान किया। यदि राम काव्य धारा कृष्ण काव्य, धारा मत लिखना, यदि राम काव्य कृष्ण काव्य या और कहीं ठहराव मध्यकाल में दिखता है तो वो अवधि के प्रबंधकारी लक्षण से ही सहज हो पाया है। आचार्य शुक्ल तो पद्मावत के लिए ये तक कहते हैं, जैसे सूफी काव्य है ना, सूफी संत का। तो जायसी की रचना में मधुरता है पर वह उनकी काव्य की नहीं, भाषा की मधुरता। तो देखो कितनी बड़ी बात हुई। फिर आप दामोदर पंडित का बता सकते हो जिन्होंने शुरू किया था। दामोदर पंडित का चाहे उक्ति प्रकरण लिखना हो, मुल्ला दाऊद का लोक भाषा में चंद्रायन लिखना हो, जायसी का सूफी रहस्यवादी रचना करना हो, गोस्वामी तुलसी जी का चाहे रामचरित मानस जैसा महाकाव्य लिखना। अवधि ही है जो मध्यकाल की ऐसी भाषा थी जिसने संतों की प्राथमिक भाषा का दर्जा पाया हुआ, संतों को संत साहित्य में प्राथमिक दर्जा प्रदान किया। अब देखो आपकी कॉपी के नीचे अगर जगह है तो वो जगह कटनी चाहिए, क्रॉस का चिन्ह होना चाहिए। अगर आपने क्रॉस का चिन्ह किया है तो आप 1 पॉइंट आगे हो, अगर आपने क्रॉस का चिन्ह नहीं किया है तो इफेक्ट पड़ेगा थोड़ा सा। भले मुझे नहीं पता कि नंबर कटते हैं या फिर क्या होता है, बट इफेक्ट पड़ने वाला है। अब आते हैं डायरेक्ट चौथे क्वेश्चन पे, अमीर खुसरो की हिंदी। तो इतनी चीजें जैसे जैसे हम कर रहे हैं तो हमें समझ आ रहा है कि हमें थोड़ा सा सटीक रहना है। जब 10 नंबर का क्वेश्चन होना है तो हमारे पास बातें कम है और उन बातों के साथ जब लिखने जाएंगे तो और बातें कम हो जाएंगी।
2 पेज भी नहीं पहुँच पाते। तो उस चीज़ में आपकी जो परिपक्वता है, जैसे अवहट्ठ, अपभ्रंश, अवधि सब लिखेंगे, खड़ी बोली सब लिखेंगे, लेकिन वो आपकी भाषा की कला ही होगी जो आपको भाषा खंड में ऊपर कर देगी। 125 नंबर का भाषा खंड आता है और लगभग ये सब प्रश्न अगर आप कर पा रहे हो बिना देखे, बिना समझे, तो आप 125 में कम से कम 60 नंबर के काबिल हो। और 60 नंबर हमें लाना है, मतलब अगर यहाँ पे आ गए 60 नंबर, तो बाकी जगह हमारा 100 के आसपास लाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ठीक है, अब बात करते हैं अमीर खुसरो की हिंदी की। तो अमीर खुसरो वैसे तो देखो, खड़ी बोली अगर पहली बार देखा जाए तो शुरू हो जाती है 14वीं सदी से पहले, सिद्धनाथ साहित्य वगैरह में दिखने लगता है। लेकिन अमीर खुसरो पहले कभी माने जाने वाले हैं जो खड़ी बोली में लिखते थे। 14वीं सदी में परिष्कृत हुआ, वर्तमान हिंदी के करीब भाषा पहुंचा दिया। जैसे शुद्ध रूप अगर देखो, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा, पहेली में बहुत ही शुद्ध रूप है। आचार्य शुक्ल जी का भी आपने वो कथन पढ़ा होगा। पर देखो, एक दिमाग में होता है हमारे कि शुक्ल जी का कथन हमको याद है, अब डायरेक्ट डाल देते हैं। तो आप कंक्लूजन के लिए बचा के रखो। क्वेश्चन है ना अमीर खुसरो की हिंदी, आगे कुछ तो नहीं है। तो हिंदी अगर उन्हीं से करवा दो कि इतनी परिष्कृत, तो कंक्लूजन बेस्ट होगा। तो आप कंक्लूजन के लिए चीजें बचा के रखा करो, दिमाग में तुरंत सेट कर दो कि इंट्रो क्या होगा, मेन पार्ट क्या होगा, बाकी क्या होगा। तो मेन पार्ट में जैसे और क्या, एक उन्होंने लिखा था खालिक बारी। तो आप बताओ कि खालिक बारी एक पद्य कोश की रचना थी जो अरबी, फारसी, हिंदवी शब्दों से युक्त था। अन्य सूफी कवियों की हिंदी में भी झलकता है, यहीं से लोग अन्य सूफी कवि लेते हैं। मतलब एक तो कवि होता है, और दूसरा कवि अगर पद्य कोश बनाता है कि जो अरबी, फारसी, हिंदवी मतलब हिंदी और उर्दू के शब्दों से युक्त है, तो कितनी बड़ी बात करता है। तो हिंदी के लिए उन्होंने ये किया। दूसरी बात, उनका ब्रज व खड़ी बोली के साथ जो रचनाएं करते थे, वो भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। जैसे रहीम के काव्य में फिर मिलने लगता है, रहीम के में तो शायद और करीब से दिखता है। जैसे खुसरो दरिया प्रेम का, बाकी उल्टी धार, ठीक है, ब्रज के साथ है। मुकरी व सुकने में तो इनकी खड़ी बोली मतलब हिंदी के, वर्तमान हिंदी के रूप को स्पर्श करती है। जैसे आप जब बताने जाओगे तो आप मुकरी लिखोगे, मेरा मुंह से सिंगार करावत, आगे बैठ मान बढ़ावत, ए सखी साजन ना सखी सीसा। मतलब मुकरी में ये लास्ट लाइन तो यही होगी, ए सखी साजन ना सखी ये, या फिर जो भी है। तो आप थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ रखोगे अमीर खुसरो को तो ज्यादा बेहतर हो। सुकने में ये तो याद ही कर लेना कि पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, फेरा ना था, चिन्ह लगा दो। और खुसरो की हिंदी, उर्दू, फारसी परिवेश के कारण। जैसे एक सवाल आता है कि खुसरो की हिंदी इतनी परिष्कृत क्यों, तो एक्सप्लेन कर दो वहीं पे कि खुसरो की हिंदी उनके उर्दू, फारसी परिवेश के कारण जन्मी है, जिसके कारण वर्तमान हिंदी सी है। या यूं कहे कि जो हिंदी वर्तमान में है वो खुसरो जी के ही कारण परिष्कृत या जन्मी हुई है। शुक्ल जी को आश्चर्यचकित करती है, क्या भाषा सच में घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी खुसरो की पहेली में मिलती है। और लास्ट में अगर चाहो तो रेफरेंस जैसे देते हैं ना हम लोग, आचार्य शुक्ल करके छोड़ देते हैं, लेकिन रेफरेंस देना चाहिए। आचार्य शुक्ल कोष्टक में लगाओ हिंदी साहित्य का इतिहास, यहाँ से ये वाक्य लिया गया, तो उससे थोड़ा और परफेक्ट लगेगा। और अगर जगह बची है क्रॉस करो, नहीं क्रॉस करोगे इफेक्ट पड़ेगा, फिर मुझे मत कहना। अगला, खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज की क्या भूमिका है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जैसे हमने किया था, तो आप समझो फोर्ट विलियम कॉलेज जैसे शुरू होता है खड़ी हिंदी में, तो वहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें बतानी है, कौन कौन सी व्यवस्थाएं बतानी है कि ये है। जैसे 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। प्रिंसिपल गिलक्राइस्ट थे जिन्होंने इसको पूरे देश की व्यवहारिक भाषा बनाया। तो आप शुरू कहाँ से करोगे, जैसे सोच लो कि एक तो आप संदर्भ बताओगे कि खड़ी बोली जो थी 1400 ईस्वी से दिखती है, फिर 1700 या फिर 19वीं शताब्दी में भी दिखती है। लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज ने इस हिंदी को और परिपक्व किया, और इसके जो प्रिंसिपल थे गिलक्राइस्ट थे, इन्होंने व्याकरण, आप इंट्रो समझो क्या क्या लिख सकते हो। इंट्रो में आपके पास एक तो पुराना रेफरेंस है कि खड़ी बोली का विकास इस हद तक हो चुका था, यहाँ यहाँ तक विकसित हो गई थी दक्षिणी हिंदी से, मतलब ज्यादा नहीं लिखना है।
पर आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन सी बात जरूरी है, कौन सी बात नहीं है। हमें बताना है फोर्ट विलियम कॉलेज, तो ऐसा ना हो जाए पुराना रेफरेंस देने के चक्कर में फोर्ट विलियम कॉलेज बताए ही ना। तो आप थोड़ा सा ये बता दो कि 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। 1800 मतलब 19वीं शताब्दी ही है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, जैसे अगर बोले कि 19वीं शताब्दी में फोर्ट विलियम कॉलेज की भूमिका, तो वही आप समझ रहे। तो इसने क्या किया, ईसाई मिशनरियों का योगदान रहा। बाइबल के कुछ विशेष अंश हिंदी में अनुवाद किए और निशुल्क वितरण कराने में थोड़ा सा सहयोग दिया। और जो एक बुद्धिजीवी वर्ग था, तो उस बुद्धिजीवी वर्ग के लिए, एक सेकंड। बुद्धिजीवी जो वर्ग था, इंशाल्लाह खां वगैरह थे, या फिर जो लल्लू लाल थे, तो उनको एक एक रचना आती है नासिक खेत्यायन। तो नासिक कात्यायन में उन्होंने चीजें और परिपक्व स्तर पर ले गए। जैसे उनको बोला कि आप, शायद कोई एक रचना थी लल्लू लाल की, प्रेम सागर थी। तो गिलक्राइस्ट ने बोला कि आप प्रेम सागर को खड़ी बोली में लिखो, जिससे लोग उससे जुड़ पाए। या फिर आप देखो, जैसे एक भक्ति आंदोलन होता है, तो भक्ति आंदोलन के साथ साथ उस चीज को आगे बढ़ाने का या फिर आगे ले जाने का प्रयास करवाया। तो यहाँ पे आप बहुत चीजें पाओगे कि फोर्ट विलियम कॉलेज किस हद तक, जैसे व्याकरण शब्दकोश की रचना होती है। लल्लू लाल सदल में से इंशाल्लाह खां लगातार अभी तक केवल उसमें चल रहा था, क्या बोलते हैं, पद्य की भाषा में चल रहा था। इंशाल्लाह खां ने कहानियां लिखना शुरू किया और चीजें बेहतर हुई। गिलक्राइस्ट ने व्याकरण लिखा और एक पुस्तक ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी देवनागरी लिपि में छपाई। नासिक खैत्यान अब अरबी व फारसी ना के बराबर हो गई। जैसे आगे एक सवाल आएगा कि उर्दू और हिंदी के विकास के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की क्या विशेषता रही। तो एक काम ये भी किया कि उर्दू के साथ जो मिली थी या फिर खड़ी बोली जिस भी भाषा के साथ मिली थी, तो उसको अलग करने का प्रयास यही कराते हैं। और बहुत सी विशेषताएं आप बता के ये चीजें खत्म कर दोगे कि ऐसा ऐसा है। और 10 नंबर का ही क्वेश्चन है, और उस 10 नंबर के क्वेश्चन में आप कंक्लूजन दे के जाओगे कि फोर्ट विलियम कॉलेज और उसके जो लोग थे या फिर उसके जो सहकर्मी थे, तो उन्होंने काफी हद तक योगदान दिया। ऐसे करके आप खत्म कर दोगे इस चीज। अब हम आते हैं दूसरे पे। जैसे 5 हो गए, तो अब यहाँ पे आपको फिर से एक दिमाग लगाना है। पहला तो ये कि आप सवाल कौन से चुनोगे। जैसे सबसे सरल अगर किसी टॉपर से पूछो तो कहेंगे 20-20 नंबर वाले, तो 6 प्रश्न जो हैं सभी लिखना। तो 6 प्रश्न चुन लिए। तो आप देखो, इसमें से चुनोगे या फिर आपको बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, तो उस चीज के बारे में आपको पता करना पड़ेगा कि क्या है और कैसे हम समझ सकते हैं उस चीज को। तो ये हो गया। सवाल है, अवधी भाषा का अखिल भारतीय लोकप्रियता के कारणों पर विवेचना कीजिए। तो इसमें आप क्या क्या चीजें करोगे। जैसे अवधी भाषा का अगर लोकप्रियता आएगा, तो एक सवाल आपको तुरंत याद आना चाहिए, 2024 में कैसा आया था कि अखिल भारतीय भाषा के रूप में क्या योगदान रहा है, या फिर अखिल भारतीय भाषा के रूप में हम कैसे देख रहे हैं। तो यहाँ पे है कारणों की विवेचना करनी है। सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू ही है। तो इंट्रो क्या दोगे कि कौन से क्षेत्र की भाषा है, उत्तर प्रदेश की भाषा। लेकिन सवाल क्या बोल रहा है, अखिल भारतीय लोकप्रियता। तो आप थोड़ा सा रेफरेंस लेके चलोगे कि वर्तमान समय में ये उत्तर प्रदेश अवध के क्षेत्र में विकसित है। पर अगर यदा कदा देखें या फिर अगर और गहराई से देखें, तो ये भारत के संपूर्ण क्षेत्र में या फिर विश्व स्तर पर भी प्रसिद्ध है। आप विश्व स्तर के कुछ नाम बता देना, सूरीनाम, वियतनाम वगैरह वगैरह, जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं। अब कारण की विवेचना, जैसे एक तो ये तरीका हो जाएगा कि आप पॉइंट में बता दो, लेकिन गलती ये हो जाएगी कि पॉइंट में बताने के चक्कर में आप पूरा नहीं कर पाओगे, या फिर चीजें अधूरी रह जाएंगी कि 2 पेज बच गए। जैसे 4 पेज में लिखना होता है 20 नंबर वाला, अगर 4 पेज मिलते हैं, तो उसमें अगर एक पेज बच गया, आधा पेज बच गया, तो क्रॉस करना जरूरी है। तो इसमें कारण देखो, जैसे भक्ति आंदोलन अगर बताओगे, तो भक्ति आंदोलन जैसे आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि भक्ति आंदोलन जो बाकी आंदोलन है उनमें
सबसे प्रसिद्ध आंदोलन भक्ति आंदोलन ही था। तो अगर भक्ति आंदोलन में तुलसी की व्यापकता, जायसी की व्यापकता बढ़ती है, या फिर चंदायन जैसे काव्यों की व्यापकता बढ़ती है, मुल्ला दाऊद जैसे लोगों की व्यापकता बढ़ती है, तो उसमें चीजें अवधि में ही थी। और अवधि की लोकप्रियता भक्ति आंदोलन के कारण अखिल भारत में प्रसिद्ध हुई। एक कारण तो ये, और आप दो तीन एग्जाम्पल दे देना कि मुल्ला दाऊद का ये यहाँ पे भी पढ़ा जाता है, या फिर उत्तर भारत में रामचरितमानस को, नहीं, दक्षिण भारत में रामचरितमानस को काफी महत्ता दी जाती है, या फिर विश्व में भी है। मतलब इतना आप चर्चा कर सकते हो। और दूसरे जो दक्षिण भारत के कवि थे, या फिर भक्ति आंदोलन के प्रणेता थे, तो उन्होंने भी तुलसी या फिर जायसी को काफी सराहा है। तो ये बात बता दो। अब दूसरी चीज होती है कि एक भाषा की लोकप्रियता उसके कवि द्वारा होती है। मतलब कि अगर तुलसीदास ब्रज भाषा में लिखते होते हैं, तो ब्रज की प्रासंगिकता और अधिक होती है। या फिर तुलसीदास अगर खड़ी बोली में लिखते होते तो उसकी प्रासंगिकता और अधिक होती। या फिर आप जैसे देखो कि लियो टॉलस्टॉय जो हैं, भारत में उनकी महत्ता बहुत अधिक है, लेकिन अगर वो हिंदी में लिखते होते तो हिंदी के लिए भी एक गर्वान्वित बात है। जैसे एक बात आपको पता है ना, कि कविता पा तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कथा। तो अब इसको अगर तुलसी के बारे में आप लिखने जाओगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा पिछले वाले टोन को बदल देना। अब बताना कि कवियों के द्वारा जैसे एक चीज मिलती है कि अवधि की जो कविता है उसका प्रचार किस हद तक, तो आप तुलसी का वो बता देना, टोन बदल के बताना। लेकिन वो चीज वैसे मत बताना जैसे पिछली बार आपने, ऐसा नहीं है पर। तो आप उसको थोड़ा मैनेज कर लेना। जायसी का सूफी काव्य बता देना कि क्या, या फिर सूफी काव्य का अलग से ही पॉइंट बना सकते हो कि सूफी काव्य की एक विशेषता होती है कि वो हिंदू और मुस्लिम धर्मों को, या फिर उनकी रीति रिवाजों को साथ साथ लेके चलते हैं, जैसे आपको पद्मावत में दिखता है। तो सूफी कभी अलग से बनाना चाहो अगर कारण, तो अलग से बना सकते हो। और तीसरी चीज क्या मिलती है आपको, कि लोकगीत लोक कथा। मतलब जैसे आप गोदान ले लो, लखनऊ के आसपास की, तो गोदान जैसी कहानियां अगर अवधि क्षेत्र ने दी हैं, तो वहाँ की लोकगीत लोक कथा, इसका प्रचलन अखिल भारतीय स्तर पर हुआ है। भले उसको हमने अनुवाद कर दिया हो, भले उसको हमने ट्रांसलेट करके हिंदी में या फिर अंग्रेजी में कर दिया हो, पर वो लोक कथाएं उत्तर भारत के ही क्षेत्र की थी। जहाँ पे अधिक सामाजिक आधार होगा, वहाँ पे लोक कथाएं अलग स्तर पर होंगी। तो अवधि भाषा के पीछे एक कारण ये भी था कि यहाँ पे अलग अलग स्तर की लोक कथाएं थी। कृष्ण काव्य था, राम काव्य था, और भी बहुत चीजें। और सूफी काव्य को रखना चाहो तो रख सकते हो, क्योंकि 4 पेज लिखना है तो बढ़ा चढ़ा के ही लिखें थोड़ा, तो ज्यादा बेहतर। और एक बात तो ये भी है, जैसे ना तो ब्रज जैसी मधुरता थी, और ना ही ब्रज जैसी अति मधुरता थी, और ना ही खड़ी बोली जैसी ठेठपना था। तो सरलता, मधुरता, चीजों को व्यक्त करना, संकीर्ण निष्ठ, एक बता सकते हो कि भाषा भी है जो अधिक है। जैसे एक सवाल अभी किया ना कि संत साहित्य में अवधि का योगदान, तो अखिल भारतीय विकास में अवधि भाषा का भी योगदान था, अपने आप को विकास करना। अगर तुम्हें तुलसीदास लिखने चले जाते हैं, संस्कृत में अगर तुलसीदास लिखने चले जाते रामचरितमानस, तो क्या इतना सटीक हो पाता? नहीं हो पाता। या फिर लोगों के बीच इतनी प्रसिद्धता ना होती। तो आप रचनाकारों के साथ साथ जो 6-7 पॉइंट है, इन पॉइंटों को अच्छे पैराग्राफ में बताने से एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। और कंक्लूजन बता देना कि लोकप्रियता किस हद तक है, या फिर कितने लोग अभी भी अवधि को पसंद करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे अगर इसको छोड़ना चाहो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो, कि आपने देख लिया हो कि ये सवाल मुझे करना है, तो इसे छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। पर हम बातें जरूर करेंगे कि मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा की विशेषता। अब दिमाग में आएगा 3 पेज है, 3 पेज में हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। जैसे एक तरह हो सकता है सिंपल, कि काव्य भाषा के रूप में बता दें कि ध्वनि स्तर पर ये, व्याकरण स्तर पर ये। लेकिन एक दूसरा तरीका आप ये समझो
कि आप उसको एक सूर्य पूर्व युगीन बता सकते हो कि सूर्य के पहले जो थी विशेषता वो कैसी थी, व्याकरणिक विशेषता क्या थी, भाषाई विशेषता क्या थी, तो उस चीज को आप बता सकते हो। फिर आप चाहो तो सूर्य युग में बता सकते हो कि ध्वनि संरचना में जैसे ड़ा का प्रयोग समाप्त हो गया था, ना का प्रयोग आ गया था। जैसे पश्चिमी हिंदी में एक बड़ी विशेषता मिलती है कि वहां पे ड़ा का प्रयोग होता है हरियाणवी राजस्थान। तो जो सूरदास के पहले जो हिंदी थी तो वहां पे ये विशेषताएं मिलती हैं। और अगर सूरदास ने ब्रजभाषा को समृद्ध किया है, सशक्त किया है, जैसे अभी अवधि में हमने समझा कि एक कवि भाषा को भी सशक्त करता है या फिर अखिल भारत में उसका योगदान बढ़ाता है। तो सूरदास ने ड़ा का प्रयोग समाप्त करके सूर या फिर सूर के समय ड़ा का प्रयोग समाप्त होके ना हो गया था। जैसे नंददास ने लिखा, जो उनके गुण गा नाही और गुण भये कहाँ थे। तो ऐसी चीजें हमको दिखने लगती हैं। कारक व्यवस्था में अलग अलग प्रसर्ग और बेहतर तरीके से आ जाते हैं। जैसे अब धाव कहाँ की यो चाहत हो छाड़हु नीरस ज्ञान, उकारांता वगैरह तो आप बताओ कि सर्वनाम व्यवस्था बता सकते हो, जो भी आपको लगे। मतलब यहाँ पे ना कंटेंट की कमी नहीं है, या फिर और भी बहुत सी चीजें आप बताना भी चाहोगे तो बहुत सरल है। इसको आप आराम से पढ़ना, समझना, और एक काव्य भाषा को दो स्तर पर समझना। एक व्याकरण काव्य को लिखने में महत्व देता है, दूसरा भाषा काव्य को लिखने में महत्व देती है, और तीसरा अ, एक जो शब्दकोशी आधार होता है कि ब्रज में कितने शब्दकोशी आधार है, वो विशेषता देता है। और चौथा कवि उसकी विशेषता को बढ़ाता है। तो मध्यकाल में अगर ऐसी जरूरतें समझ आती हैं, जैसे हमने कल हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन देखा था, पढ़ा था, उसको सुनना, तो उसमें यही है कि जो दर्शन होता है या फिर दर्शन के तत्व होते हैं साहित्य लिखने के पीछे, तो उन तत्वों का होना भी काव्य भाषा में प्रयुक्त होने को विशेषता बताता है। अगर आए कि मध्यकाल में अवधि काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त विशेषताएं बताओ, तो उसमें भी वही चीजें लिखी जाए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, संत साहित्य में विद्यमान खड़ी बोली के प्रमाण बताओ। तो सबसे पहले तो हमने अभी बात ही की थी कि जो खड़ी बोली होती है, नहीं, जो संत साहित्य होता है वहां पे सदुक्कड़ी बोली होगी कि हर वर्ग की भाषा होगी, क्योंकि साधु संत घूमते रहते थे, उनका एक जगह पे रुकना नहीं था, या फिर वो सामान्य जन की भाषा, हर जन की भाषा रखते थे, निश्चित बोली में रखना चाहते थे। लेकिन फिर भी अगर खड़ी बोली के प्रमाण देखो, यहाँ पे कुछ और नहीं करना है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, प्रमाण बस देना है। तो संत साहित्य हमको वहां पे मिलता है मलूक दास में, 17वीं शताब्दी में मिला कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, ये मिल गया। या फिर दरिया साहब या फिर यारी साहब जैसे कवि जो है वो क्या लिखते हैं, जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, गिरह हमारा सुन्न है, अनहद में विश्राम। सिर्फ प्रमाण देना है, सिद्ध नहीं करना कि कैसे लिखा, क्या लिखा, कौन सी चीज मिली। आप बस बताते रहो टाइम पीरियड के हिसाब से कि जहाँ पे आपको संत साहित्य में ये चीजें मिलने लगी हैं, वहीं से आप बताना शुरू कर दो। जैसे कबीर से आप शुरू करोगे, कबीर अ, कब के हैं, इन पे कबीर का भी विवाद है कि पता नहीं कब के हैं, लेकिन मूलतः मान लो 1398 और 1518 के बीच के आसपास के हैं। तो यहाँ पे कबीर से आप शुरू करोगे, बताओगे कि संत साहित्य में प्रमाण ये तो वैसे तो सदुक्कड़ी बोली होती है, पर जन सामान्य में देखो तो कहीं कहीं अगर जरूरत पड़ी तो खड़ी बोली के भी बोल के प्रमाण मिलते हैं। कबीर से शुरू करना। कबीर की रचनाओं में खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप, जैसे साधो देखा जग बौराना, साँच कहे तो मारन धावे, झूठे कहे पतिया ना। जैसे कहे, देखो, मारन, मारने का ही मारन तो हुआ है, वही तो खड़ी बोली है। तो आप प्रमाण देते चलना, वैसे दूर मत भागना, प्रमाण की बात है ना, तो हमें दूर नहीं भागना है। आप शब्द जैसे कोई भी उदाहरण दो, जैसे अभी मैंने बोला कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। करे वर्ड हो गया, अजगर वर्ड हो गया, चाकरी, चाकरी वर्ड भी खड़ी बोली में ही है। पंछी, पक्षी से पंछी बना है तो ये भी खड़ी बोली में है। काम हो गया तो ये भी है। यहाँ पे कितना स्पष्ट है, काम, दाता, गए, कहाँ, अजगर, सबके, और कारक
के आया है, के कारक, तो वो सब बता सकते हो कि ऐसा-ऐसा है और खड़ी बोली में ये प्रतीक मिलते हैं। बिना प्रतीक बताए जब प्रमाण पूछे तो प्रतीक बता के जाओ। सिर्फ़ ऊपर से बताना कि ये मिलता है, पढ़ लो, समझ जाओ, तो वो तो ऊपरी बात होगी, सभी ऐसा लिखते हैं। तो ऐसा हमको नहीं लिखना। फिर नानक, नानक 1469 से 1539 के आसपास इनका एक गुरु ग्रंथ साहिब मिलता है। वैसे तो पंजाबी और हिंदी के कुछ शब्द मिलेंगे, लेकिन खड़ी बोली का भी समन्वय है। सद्गुर पूरा भेंटिए, जो सीखे सिख दीजिए। यहाँ भेंटिए देख लो, सीखे देख लो। अ, यहाँ पे क्या होता था? भाषा का या फिर क्या बोलते हैं उसको? अक्षर का, अक्षर नहीं, स्वर का ह्रास होता था। तो सीखे का सिख हो गया। खड़ी बोली का निकट नहीं है। है। अब रैदास आते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी यंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। ऐसे करके है। तो उसमें देखो, हर जगह पे तुम हम बस आप बताते रहो कि ये एग्जाम्पल है। 15 से 16वीं। फिर सूरदास जब होते हैं तो सूरदास का भी एक दो आप दोहा लोगे। हालांकि मुझे एग्जाम्पल नहीं पता है। पर सूरदास का अगर आप दोहा लेना चाहोगे तो ब्रज के साथ साथ खड़ी बोली के भी बोल मिल ही जाएंगे, क्योंकि व्यवहार में वो भाषा आ ही गई थी। दादू दयाल का तो अच्छे से मिलता है। सब जग माया साचो, साचो एक राम। तो सब एक, यहाँ पे बता देना। राम को आप मत लिखना कि राम है। राम तो बेसिक सा था। वहां पे कहीं पे राम ही मिलता है, कहीं पे रामू मिलता है। खड़ी बोली में राम कर दिया तो ठीक है। लेकिन संज्ञा के आधार पर खड़ी बोली में पुल्लिंग में शायद उकारांत आता है, और नहीं, याद नहीं मुझे क्या था। और लक्षण भी आप गिनाना चाहो तो गिना देना। ऐसे करके फिर दास मलुका 18वीं शताब्दी, और यहीं से संत साहित्य खत्म हो जाता है 17वीं शताब्दी के बाद। तो आप ऐसे उदाहरण देके हो गया, बात खत्म। अब आते हैं हम अगले उस क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप चुनना कि 20 नंबर का सवाल करना है या फिर 15 नंबर के सवाल करने हैं। 20 नंबर का सवाल है कि 19वीं सदी में खड़ी बोली का आंदोलन इतिहास संक्षिप्त में प्रस्तुत कीजिए। मतलब एक क्रम बताना है 19वीं शताब्दी से। मतलब कितना सरल क्वेश्चन है, 20 नंबर का आ रहा है। तो 19वीं सदी में आप, सबसे पहले मैंने, आप ऑडियो सुनोगे पिछले, तो उसमें मैंने बताया कि जितना तेज खड़ी बोली का विकास हुआ, उतना ही तेज ब्रज भाषा का पतन भी हुआ। तो ये लाइन आप बता सकते हो। या फिर आधुनिकता के आगमन, अब 19वीं शताब्दी आ गया, तो आधुनिकता के आगमन ने तीव्र भूमिका निभाई। या फिर आधुनिकता संवेदना को व्यक्त करने में ब्रज भाषा खत्म सी हो गई थी। जो वर्तमान संवेदनाएं थी उनको व्यक्त करने में खत्म सी हो गई, जो भी है। फोर्ट विलियम कॉलेज से आप शुरू करना, और फिर बढ़ते जाना, ईसाई मिशनरी वगैरह, बुद्धिजीवी वर्ग वगैरह, प्रेस की स्थापना होना। और फिर बताते बताते जो भी आप बताओ, थियोसॉफिकल सोसाइटी बताओ, जो आर्य समाज थे, ब्रह्म समाज थे, या फिर श्रद्धाराम फुल्लौरी द्वारा लिखी रचनाएं, या फिर उनके द्वारा हिंदू धर्म महासभा या फिर राष्ट्रीय आंदोलन में वो चीजें करना, वो सब 19वीं सदी के आसपास ही है। देवनागरी लिपि का विकास होने लगना खड़ी बोली के प्रचार को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है, जो 19वीं शताब्दी से ही शुरू हो गया था। तो जितने भी पॉइंटर आप बता पाओ 4 पेज, बहुत बातें हैं, थोड़ी बातें नहीं है। फोर्ट विलियम कॉलेज, प्रेस हो गया, पत्रिकाएं हो गई, धर्म हो गया, राजनीति, राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, बाइबिल वगैरह का अनुवाद करना हो गया, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, हिंदू धर्म सभा, थियोसॉफिकल सोसाइटी वगैरह हो गई। तो इतनी बातें बताने के लिए, और एक दो आप चाहो तो बेसिक नाम लेके बोल सकते हो कि महात्मा गांधी, महर्षि टंडन। हालांकि महात्मा गांधी 20वीं शताब्दी में आएंगे शायद। महात्मा गांधी को मत रखना, सिर्फ आप इतने बता देना। और कंक्लूजन कैसे दोगे कि 19वीं शताब्दी का इतिहास बताना ना, तो आप कंक्लूजन में बस 19वीं शताब्दी के बाद का बता देना थोड़ा सा कि ये है। अब आप चाहे इसमें 19वीं शताब्दी में
इसका साहित्यिक विशेषता बताना चाहो तो बता सकते हो कि सदा सुख दयाल या फिर इन वगैरह ने क्या किया। लल्लू लाल ने जो प्रेम सागर लिखा था, कृष्ण लीला या सिंहासन बत्तीसी बेताल पशीची, गिलकृष्ण ने जो लिखा था, तो उस चीज को बता सकते हो। या फिर एक कारण और है, हालांकि यहाँ पे एक कारण नहीं पूछा, जो कारण हम आगे वाले सवाल में देखते हैं कि आगे वाला सवाल भी वैसा ही है। तो हम समझ रहे हैं कि साहित्यिक आधार पर बता देना, एरिया वाइज बता देना कि देहरादून, मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, बहुत जगह बढ़ गया। अभी तो कहाँ तक था, केवल मेरठ और दिल्ली के आसपास खड़ी बोली जन्मी थी, लेकिन अब मुरादाबाद, फिर नीचे भी दक्षिणी क्षेत्र में भी वो जाने लगता है 17वीं 18वीं शताब्दी में, तो वहां से वो विकास होता है। आप जितने भी चीजें बताना चाहो बता सकते हो, सब वैसा लिखेंगे। भिन्नता क्या होगी कि आपकी जो लैंग्वेज है, आपके आंसर की लैंग्वेज है, किस तरह से है, कितनी व्यापकता रखती है, कितनी सीमितता रखती है, इतना अगर बता पाओगे तो विशेष कर जाओगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे। नहीं बता पाओगे तो कमजोर रह जाएगा। आगे बात करते हैं कि जो अगला सवाल है, 19वीं सदी में खड़ी बोली को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के दौरान प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालें। तो साहित्यिक रूप में तो हम देख रहे हैं कि गिलक्राइस्ट प्रयास कर रहे हैं कि इसका व्याकरण बन जाए, लिपियां वगैरह बन रही हैं, लल्लूलाल सदल में, सदा सुखदा सुखलाल, इंसाल्लाह खां, ये सब रचना रच रहे हैं, प्रेस की स्थापना हो चुकी है, सब कुछ सेट है। पर सेट होने के बावजूद भी चुनौतियां तो होंगी। क्या क्या चुनौतियां हैं? सबसे पहली चुनौती तो यही आती है कि साहित्यिक रूप में जो अवधि और ब्रज ने अखिल भारतीयता पाई थी, की चीजों का विकास इस स्तर पर होगा, एक अलग आधार पर होगा। तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही हुई कि पहले आप खड़ी बोली स्वतंत्र भाषा तो बन जाओ, ब्रज के साथ कभी चिपक कर चल रहे हो, कभी फारसी के साथ, कभी हिंदवी के साथ, तो वो तो चुनौती थी। तो आप ऐसे बताना कि साहित्यिक भाषाओं का प्रभुत्व जो इस्टेब्लिश्ड थी, जैसे ब्रज और अवधि तो मेन गिना देना, कि उनकी भाषाओं का प्रभुत्व, तो प्रतिस्पर्धा कर पाना खड़ी बोली के लिए थोड़ी मुश्किल बात है। गद्य और पद्य में असमान, जैसे खड़ी बोली का विकास गद्य रूप में ये भारतीय युग से आता है, 19वीं शताब्दी के बाद से। और क्वेश्चन पूछ रहा है 19वीं सदी का, अगर बोलता कि खड़ी बोली की चुनौतियां आप वैसे ही बताओ कि क्या क्या थी, तो वहां पे तो हम बताएंगे कि भारतीय युग, लेकिन अभी बताएंगे कि अभी गद्य का विकास हो नहीं रहा है, बाल कृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप लेके आए नहीं है। तो ये चुनौतियां बन रही हैं जो गद्य और पद्य में असमान स्वीकृत के कारण। या फिर हिंदी उर्दू विवाद, जैसे एक सवाल आगे आएगा आपको कि फोर्ट विलियम कॉलेज ने हिंदी उर्दू विवाद को कैसे दूर किया, और फिर विकास पर क्या प्रभाव डाला उस कॉलेज ने। तो यही है कि वो विवाद चल रहा था, अगर फोर्ट विलियम कॉलेज उसे दूर ना करता तो हो सकता है कि अभी हम खड़ी बोली के साथ 100 साल पीछे रह गए होते, या फिर विकास प्रक्रिया अभी परिभाषित बन रहा होता, सब चर्चा में ना आता, इतना जैसे फ्लुएंटली लोग बोल रहते हैं, एक भरसक प्रयास कर लेते हैं हिंदी में बोलने का, तो वो ना हो पाता। तो वो चीजें आप बता के, साहित्यकारों की एक अनिच्छा भी थी। अब आप बताओ कि जिसने कबीर का युग देखा हो, जिसने तुलसी का युग देखा हो, तो वो क्यों ही जाएगा, साहित्यकारों की इच्छा ही नहीं थी। बरतेंद अगर ना आते, जैसे जयशंकर प्रसाद ब्रज भाषा में लिखते थे, हालांकि ठीक है 20वीं शताब्दी के हैं, पर समझो बस कि जयशंकर प्रसाद ब्रज भाषा में लिखते थे, यानी 20वीं शताब्दी में भी इंसान ब्रज भाषा में लिख रहा है, यानी इच्छा नहीं होगी, या फिर कुछ तो संकोच रहा होगा, तो वो चीज हो गई। शिक्षा या मुद्रण का भाव, लोग जब पढ़े ही लिखे नहीं थे, लिपियां ही नहीं विकसित थी, केवल व्यवहार में थी। मैं पढ़े लिखे का बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि खड़ी बोली नहीं पढ़े लिखे थे, उसकी लिप नहीं समझ रहे थे। तो एक चुनौती थी कि साहित्यिक भाषा अगर बन भी गई, तो फिर चंद्रकांता संतति अगर पढ़ना हुआ, तो फिर एक दक्षिण भारत का लोग कहेगा कि तुमसे आती है खड़ी बोली, चलो पढ़ो, और 100 लोग बगल में घूम के या फिर घेर के उसको सुनेंगे। तो ऐसी चीजें यहाँ पे समस्याएं थी। इसके बावजूद भी फोर्ट विलियम कॉलेज, प्रेस की स्वतंत्रता ने, टाइपराइटर का विकास हो गया, भरतेंद्र हरिश्चंद्र, क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी आदि जैसे साहित्यकार ने, या फिर बालकृष्ण भट्ट के जो एक हिंदी प्रदीप था, तो वहां से गद्य का विकास भी करते हैं और ये सब चीजें करते हैं। हालांकि ज्यादा रेफरेंस नहीं देना है किसके बावजूद ये हो, मैं बस
एक दिमाग में भरने के लिए बता रहा हूँ कि खड़ी बोली की गद्य शैली का अभाव रह गया होगा, क्षेत्रीय बोलियों की विविधता, उर्दू के साथ प्रतिस्पर्धा, सामाजिक वगैरह मानकीकरण की कमी रह गई होगी। तो उन सबको आप बताने के बाद थोड़ा-सा रेफ़रेंस बन गया, बता देना कि इन चुनौतियों को इन्होंने दूर किया कंक्लूज़न में, और ख़त्म कर देना कि ऐसा था और यही रहा होगा। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न ख़त्म हो गया। अब हम ज़रा बात करते हैं हिंदी की रूपात्मक त्रुटियाँ की। तो हिंदी की रूपात्मक त्रुटियाँ जैसे 15 नंबर का सवाल है, तो इसको आप बहुत ही आसान से करना। ज़्यादा ना तो ज़रूरत है कठिन करने की, ना ही ज़्यादा भरसक बनाने की कि क्या-क्या है। बस 5 पॉइंट बनाओ, 15 नंबर का सवाल, 3 पेज खत्म करो और हो गया। जैसे हिंदी की त्रुटि शब्दों के निर्माण या प्रयोग में होने वाली गलतियों की होगी। यह उपसर्ग, प्रत्यय, यौगिक शब्द गलत निर्माण से उत्पन्न होती है और संचार का अर्थ व स्पष्टता को प्रभावित करती है। पहला क्या है कि विराम चिन्हों व अन्य चिन्हों का प्रयोग अधिक सहज ना होना। फिर आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देने होंगे। एक वाक्य बनाना, क्या खाओगे? क्वेश्चन मार्क लगाना। दूसरा वाक्य लगाना, क्या क्वेश्चन मार्क लगाना, आगे लिखना खाओगे, विस्मयादिबोधक वाक्य बनाना। तो दोनों वाक्य में शब्द जो लिखे हैं सेम से हैं। चिन्ह बदलें तो त्रुटि हो जाएगी, हिंदी गलत हो जाएगा। अगर आपको पूछना है तो आप कह दोगे कि आश्चर्य से, क्या खाओगे या फिर क्या खाओगे? तो दोनों बातें अलग हो जाती है, यहाँ पे थोड़ी त्रुटि दिखती है। वाक्य रचना संबंधी त्रुटि क्या होगी कि क्रिया का यतिगत के लिए आगे पीछे करना। गाना गाता है राम, ये व्याकरणिक त्रुटि कही जाएगी। आगे पीछे क्रिया को कर दोगे, गाना और गाता, तो उनको पीछे आगे करने से चीजें रुक जाती हैं या फिर यति गति प्रभावित होता है। व्याकरणिक त्रुटि में और क्या चीजें हैं, जैसे निर्धारित व्याकरण की जगह व्यवहारिक वाक्य आ जाए। जैसे कोई सा, वह बाजार जाता है, बाजार जाता है वह, या फिर और समान कि वह हर रोज बाजार जाता है, वह बाजार जाता है हर रोज। तो ऐसी त्रुटियां होना थोड़ा व्यवहारिक है, या फिर साहित्य में भी ऐसी त्रुटियां देखने को मिल जाती हैं। अन्य शब्द का प्रयोग कभी-कभी संचार का अर्थ बदल देता है। जैसे कल हम हाइफन देख रहे थे, तो अगर कहीं पे हाइफन नहीं लग रहा है तो उसका अर्थ बदल देता है। जैसे अ, भूतब, उसको भूतत्व को भूत भूत और अब बना देता है, तो वो चीजें दिख जाती हैं। और आदतन भूलें कि ऊ की मात्रा में बड़ा ऊ लगा देना, छोटा ई की मात्रा में बड़ी ई लगा देना। तो ये आदतन भूलें भी रूपात्मक त्रुटियों के अंदर ही आती हैं। यदि व्यावहारिक व्याकरणिक व पारिभाषिक तरीकों से मानक हिंदी का प्रयोग पारंपरिक हिंदी व डिजिटल युग, एक चीज आई है ना कंक्लूजन में, आप ये जरूर बताना कि जैसे गूगल क्लियरेशन या फिर गूगल के द्वारा जैसे हम टाइप करते हैं ना तो उससे सही हो जाता है, या हालांकि सही क्या गलत ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे और अगर थोड़ा बेहतर कर लेंगे तो रूपात्मक त्रुटि को सुलझाया जा सकता है। तो ऐसे आप बता देना कि ऐसा ऐसा चीज है। अब राष्ट्रभाषा राजभाषा का अंतर स्पष्ट करते हुए हिंदी प्रचार आंदोलन का परिचय दीजिए। तो सबसे पहले जो सबसे सरल है, हिंदी प्रचार आंदोलन, इसमें आपको बहुत लोग मिल जाएँगे। एक राष्ट्रीय प्रचार आंदोलन में देखोगे, वहाँ पे मिल जाएँगे। आपको अगर शामिल करना है, विश्व हिंदी सम्मेलन कैसे प्रचार करता है, जैसे अब तक कुल 11 सम्मेलन हुए और 11वां हालाँकि 12 हो गए शायद। 12वां सम्मेलन मॉरिशस में हुआ था। पहला सम्मेलन नागपुर हुआ, बाकी सम्मेलन जैसे त्रिनाद, टोबैगो, सूरीनाम, जोहान्सबर्ग, लंदन, न्यूयॉर्क। तो विश्व स्तरीय सम्मेलन भी आप बता सकते हो, या फिर प्रचार आंदोलन बता सकते हो कि वर्तमान समय में ये है। कंक्लूजन के आसपास ऐसा बताना सही होगा। और राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर देखा जाए तो 5-6 अंतर, आप जैसे कितने नंबर का सवाल है, 20 नंबर का सवाल है, तो आप पार्ट में बांट लेना। जैसे आंदोलन को आप 2 पेज में लिखना या फिर 1.5 पेज में लिखना, और आप 2 पेज में राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर स्पष्ट कर देना कि राष्ट्रभाषा सामान्य जन सामान्य द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा है, जिसे बातचीत के रूप में लोग उपयोग करते हैं। वही
राजभाषा थोड़ा प्रशासनिक है, सरकारी काम काजों के लिए है। और थोड़ा अगर विवाद बताना होगा, जैसे अगर पारिभाषिक शब्दावली की बात आए, तो राष्ट्रभाषा में अनौपचारिक शब्द भी हो जाते हैं, या फिर शब्दों का घुमा फिरा के बोल देना, या उसका संकेत रूप में बोल देना, वो सब चलता है। पर राजभाषा तो एक परिभाषिक है, टर्मिनोलॉजी से जुड़ी हुई है, औपचारिक है, निश्चय निश्चित है। तो उनकी अवस्था आप बताने से ना चूकना। और थोड़ा सा और एग्जाम्पल देना कि राष्ट्रभाषा की कोई विदेशी भाषा भी हो सकती है, या फिर जैसे अंग्रेजी राजभाषा बन गई है तो विदेशी भाषा ही है। लेकिन राष्ट्रभाषा तो आम जन की भाषा है, आम जन तो विदेश से आएंगे नहीं। हालांकि ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रभाषा में विदेशी शब्दों का प्रभुत्व बढ़ जाए, बट राष्ट्रभाषा थोड़ा और करीब से होती है। तो वो चीज आप, इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होगी अंतर स्पष्ट करने में। हिंदी प्रचार आंदोलन की, आप जैसे एक सरल तरीका होगा कि आप शुरू से बताओ कहाँ से शुरू हुआ है। 20वीं शताब्दी से शुरू हुआ है, स्वतंत्रता आंदोलन ने जोर पकड़ाया है। महात्मा गांधी शुरू करना 1918 में, चाहना अगर मन हो तो राजेंद्र यादव ने जो इनके बारे में कहा था कि 1917 में चंपारण में चले थे तो अच्छा लगा था, 1918 में दक्षिण भारत क्षेत्र में जा रहे हैं तो अच्छा लग रहा। या फिर रामविलास शर्मा का कहलवा देना कि बाकी लोगों ने भी हिंदी का प्रचार किया, लेकिन दक्षिण भारत में जो महात्मा गांधी का प्रभाव था वो किसी और का नहीं था। फिर राष्ट्रीय कांग्रेस ने यहाँ से मतलब हिंदुस्तानी का उपयोग करना शुरू किया, मतलब हिंदुस्तानी में ना तो दुरूहता थी ना तो ऐसी चीजें थी। या फिर इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता शिक्षा का प्रचार के लिए हुआ। तो अलग अलग आंदोलन से अलग अलग विचार चल रहे थे। जैसे एक आंदोलन था धर्म का प्रचार करना, जैसे आर्य समाज, एक तो ईसाई मिशनरियों के विरोध में कि ये हम धर्म का प्रचार करेंगे, औपनिवेशिक का विरोध करेंगे, भरतेंद्र ने वो चलाया था। या फिर जैसे आर्य समाज दयानंद सरस्वती हो गए, या फिर बाल गंगाधर तिलक हो गए। तो इनका आप बताने से मत चूकना, और थोड़ा सा अगर संवैधानिक मान्यता देना चाहो तो बता देना कि ये है कि राष्ट्रभाषा इतने स्तर तक पहुंची और राजभाषा का थोड़ा सा ये है। तो इतना बता के आप, मतलब जैसा भी हो वर्तमान स्थिति बताना, या फिर जो आपको समझ आए कि ना तो लाइन क्रॉस करनी है ना तो चीजें क्रॉस करनी है। जैसे अगर आपका पहला भी दिन होगा तो आप अगर लाइन क्रॉस करना पहले, मतलब लाइन के अंदर रह के लिखना सीख जाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पे, हिंदुस्तानी भाषा या फिर हिंदुस्तानी का परिचय दीजिए। तो हिंदुस्तानी अगर आपको मिलेगा सबसे पहले तो वो आपको जैसे अभी मिलता है, हालांकि उसमें तो नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा ऊपरी रूप खुसरो की कविता में आपको मिलने लगेगा कि हिंदी उर्दू का मिश्रण हो जाए, फारसी अरबी वगैरह, तो वो ये चीजें हमको दिखती हैं। मिला जुला बोलचाल रूप, और अगर रेफरेंस देना है तो महात्मा गांधी से शुरू करना होगा कि उन्होंने ही कहा था कि हिंदुस्तानी भाषा वगैरह, या फिर हिंदवी का जो सिनॉप्सिस होता है कि ना तो इसमें संस्कृत की संतुष्टता होगी ना ही उर्दू की दुरूहता होगी। उस चीज को आप बताना और समझाना कि जो लेखक थे जैसे लल्लू लाल थे, तो लल्लू लाल ने ट्राई किया कि जो भी रचना अब लिखी जाए वो इस लिपि में लिखी जाए। तो ऐसे करके आप उसको समझाना और थोड़ा सा बताना कि फोर्ट विलियम कॉलेज की क्या महत्ता रही है, या फिर उसके बारे में और भी आपको जो भी समझ आ रहा है, जो भी मिल रहा है कि दिल्ली की जो शैली थी इसको, मतलब आप जैसे पहले तो अलग करने का प्रयास किया गया फोर्ट विलियम कॉलेज वगैरह में, उसकी पहचान करने का प्रयास किया गया कि ये भाषा अगर साथ में है तो इसे हिंदुस्तानी बोला जाएगा। हिंदू हिंदी और उर्दू की अलग पहचान करने का प्रयास किया गया, लेकिन उससे थोड़ा और परिष्कृत होकर गांधी जी ने कहा कि एक आम जन की भाषा होनी चाहिए, और आम जन थोड़ा रिलेट भी करते थे भारत में जो व्यापक स्तर पर थे, तो वो उससे जुड़े हुए थे। फिर उसके बाद जो चीजें होती हैं, लेखक भी लिखना शुरू कर देते हैं, भरतेंदु हो गए, प्रेमचंद का तो मिलता ही है कि उन्होंने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। अ, तो ये चीज होती है हिंदुस्तानी भाषा। और एक चीज अगर आरोप आता है पीवाईक्यू में कि हिंदुस्तानी भाषा की कृत्रिमता पर विचार करो, कि ना तो पूरा पूरा फारसी बोल दूंगा, ना तो पूरा पूरा हिंदी बोल दूंगा, और ना ही बोलूंगा तो कहूंगा कि हिंदी उर्दू मिला के है, ये तो कुछ नया ही है।
तो उसमें जितना भी सामान्य किया जा सकता था कि अगर उर्दू बोलने वाले हिंदी को समझ पाते हैं तो अच्छी बात है, अगर हिंदी बोलने वाले फारसी को समझ पा रहे हैं तो वैसी भाषा थी। तो उस चीज को आप थोड़ा सा समझा देना, पीछे से रेफरेंस दे के और वर्तमान तक रेफरेंस दे सकते हो कि अभी जो है ऐसा ऐसा है। अब आते हैं हम अगले सवाल पे कि परिभाषिक शब्दावली पर टिप्पणी लिखिए। अब देखो सेक्शन भी आ गया, वहां पे जितना हुआ ठीक है। जो सवाल छोड़े, पेपर का यहाँ पे बहुत ही रोल होगा। ट्रिक करना कि कौन से क्वेश्चन कर रहे हो, ट्रिक करना कि कौन से क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, और गिनते चलना। ऐसा मत करना कि अधिक क्वेश्चन कर दो और हो सकता है अधिक के चक्कर में आठवां क्वेश्चन छूट जाए तो गिना ही ना जाए। तो वो सब दिक्कतें रहने देना, क्योंकि यहाँ पे हालांकि आर्ट टेस्ट में आप परिपक्व हो जाओगे। अब बातें करते हैं आगे। परिभाषिक शब्दावली पर टिप्पणी, तो आप पहले परिभाषिक शब्दावली क्या है बताओ। कि ये ग्लॉसरी, ग्लासरी कत प्रतिरूप है जो मूलतः ग्लॉस से बना है, जिसका अर्थ वाणी, भाषा या बोली का वाचक है। जैसे हम एथिक्स में करते हैं, कुछ पूछा जाए तो उसकी पहले परिभाषा दे देते हैं। यह शब्दावली भारत में निघंटु वैदिक शब्द का संग्रह है। तो ये बता के आप खत्म करोगे इसको, इंट्रोडक्शन को। या फिर और भी जो भी आपके दिमाग में आया है कि परिभाषिक शब्दावली ये है, ये महत्व रखता है। इंट्रोडक्शन सामान्य साधना 150 शब्द का क्वेश्चन है, ज्यादा ना तो बड़ा है ना तो छोटा है। अब डायरेक्ट बताना शुरू करना कि राज्य की शब्दावली निर्माण करने का प्रयास काशी नागरिक पचारणी सभा से हुआ, और वहीं से हिंदी साइंटिफिक ग्लॉसरी प्रकाशित हुई थी। उसका नाम ही यही है, ग्लॉसरी प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर रघुवीर सहाय का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। जैसे वाणिज्यिक शब्दकोश बनाए, सांख्यिकी शब्दकोश बनाए, वैज्ञानिक अर्थशास्त्र तर्कशास्त्र से जुड़े शब्दकोश बनाए। स्वतंत्रता के बाद 1950 में शिक्षा मंत्रालय के क्या नाम था, बोर्ड ऑफ साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी का गठन किया गया। हिंदी में ही लिखना है इसको, अंग्रेजी में लिखने की जरूरत नहीं है। तो आगे भी आर्टिकल 365 1961 में राष्ट्रपति की समिति में हिंदी को परिभाषिक शब्दावली का निर्माण होता रहा है और वर्तमान में भी होता ही रहा है। अब परिभाषिक शब्दावली में कुछ चीजें हैं, जैसे विदेशी शब्दों को लेते समय यह ध्यान रखते हैं कि जन साधारण में प्रचलित हो जाए। संगणक को कंप्यूटर बनाएगा जो ठीक है। संकर शब्द को अगर आपका प्रयोग करना है तो उसको उचित परिभाषिक शब्दावली में प्रयोग करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी, जैसे थानेदार का प्रयोग करना है तो आप वही प्रयोग करो जो परिभाषिक है, ऐसे नहीं। विदेशी व अन्य भाषा के शब्दों में उसे ढालना थोड़ा जरूरी है, तो उस चीज को आप बताओगे। और परिभाषिक शब्दावली में सबसे बड़ा महत्व होता है अनुदित लेख का या फिर अनुदित साहित्य का। जो हमारा अगला सवाल भी है कि अनुदित लेखन पर टिप्पणी लिखिए। अगर आप सोचो कि बेहतर तरीके से अनुदित लेखावली, अगर हिंदी की परिभाषिक शब्दावली बनाना है और उसे इंग्लैंड में रखना हो, तो आप उसका बेहतर अनुदित रूप देखना चाहोगे कि कौन सा, मतलब जैसे चेयर का मतलब क्या होता है, वैसे है ना कि आप उसके लिए एक अनुदित लेखन की जरूरत होती है जो वैज्ञानिकता को भी या फिर मौलिक वैज्ञानिकता लेखन को भी साथ रखता है। कि अगर ऐसा हम सोच के या फिर तार्किक ढंग से करेंगे, जैसे हिंदी में एक शब्द के लिए कई, मतलब एक अर्थ के लिए कई शब्द होते हैं। तो ये जो तीन सवाल आपके सामने है, परिभाषिक शब्दावली पर टिप्पणी, अनुदित लेखन पर टिप्पणी, मौलिक वैज्ञानिक लेखन पर टिप्पणी, अगर तीनों को सहज रूप से पढ़ोगे तो आप जैसे अनुदित लेखन में क्या होना चाहिए, भाषा की सहजता हो, प्रवाह हो, भाषा में यथार्थता तो हो पर कुछ स्थानों पर शाब्दिक अनुवाद के कारण प्रवाह बाधित ना हो, तो वो चीजें शामिल होनी चाहिए। ऐसी शैली हो जो प्राकृतिक और संवादनात्मक हो। ऐसा ना हो कि वो रुधा हुआ ही हो कि आप उस भाषा में बदलने के चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ कर दी। या फिर मूल अर्थ की सटीकता, जैसे हालांकि होगा नहीं, अगर आप हवन कर रहे हो, जैसे समझो अगर आप हवन कर रहे हो तो अगर आचमनी देनी है तो जल लीजिए। या फिर जैसे समझो, जैसे एक होता है अक्षत,
चावल को अक्षत कहा जाता है। या फिर अगर हम चावल बोलें तो उसके लिए अगर केवल एक ट्रांसलेट होगा राइस, तो वो थोड़ा सा कमजोर लगता है। वही है कि अर्थ का बिल्कुल सटीक होना थोड़ा जरूरी है। तो सांस्कृतिक संदर्भों में भी ये थोड़ा प्रतीकों जैसे बताया कि चूक हो सकती है इन चीजों में। आप उस पे लेखन पे क्या पक्ष हैं क्या विपक्ष हैं, क्या क्लियर क्लियर से अनुवाद हो सकता है। अगर एक कहानी जैसे है टेम्पेस्ट की प्रतिछाया इंदुमती, तो क्या क्लियर क्लियर अनुवाद हुआ होगा, या फिर क्लियर क्लियर जो भाव आता है। अगर हिंदी में एक कहानी है निर्मल वर्मा की मान लो, या फिर खोई हुई दिशाएं में एक लाइन है कि बसें जू जू करके रेंगती चली गई, एक तरफ से निगलती हैं दूसरी तरफ से उगलती चली जाती हैं। तो अगर इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना हो तो क्या वही भाव वो दे पाएगा। यहाँ पे अर्थ की सटीकता का होना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता। या फिर जैसे कोई भी हो तो वहाँ पे थोड़ा सा अगर आप अनुवाद में अंग्रेजी या हिंदी टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हो, उसको प्रयोग कर रहे हो, चाहे वो लैटिन लिपि में करो देवनागरी लिपि में करो, वो चीजें हो जाती हैं। और यहाँ पे थोड़ा अनुवादक का महत्व भी बढ़ जाता है कि अनुवादक को कितनी भाषाओं का ज्ञान है। जैसे जो भी अनुवादन करते थे ना, तो उनको लगभग 3 से 4 भाषाओं का, जैसे गारसा दा ताशी को लगभग 4 5 भाषाओं का ज्ञान था, तब जाके उन्होंने लिखा है वो। तो वो थोड़ा ज्ञान होना या फिर भाषा का महत्व बढ़ जाता है। जैसे भीमसेन निर्मल जी हो गए, या फिर भरतेंद्र हरिश्चंद्र की कवि वचन सुधा सरस्वती, प्रेमचंद का हंस, राजेंद्र यादव के हंस तक अनेक पत्रिकाएं। इन सब का अगर तेलुगु में भी अनुवाद करना हो, किसी भी भाषा में अनुवाद करना, वहां पे दोनों भाषाओं का बेहतर ज्ञान होना थोड़ा जरूरी हो जाता है। और जैसे संस्कृत का काव्य अनुवाद करना हो तो वहां पे चीजें समझना होता है। टिप्पणी लिखना है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस समझने के अर्थ में मैंने बताया कि इतनी चीजें सोची जा सकती है, अलग अलग स्तर पर बताया जा सकता है। एक तरीका ये होगा कि समस्या और विशेषता बता दो। दूसरा तरीका ये होगा कि आप थोड़ा सा अनुदित साहित्य का परिचय दो, अनुदित लेखन का परिचय दो। साथ साथ बताते चलो कि क्या चुनौतियां होती हैं अनुदित लिखने में, क्या क्या कसौटियां होती हैं अनुदित लिखने की, क्या समझने का क्रम होता है अनुदित काव्य को लिखने के लिए, अनुवादक का कितना महत्व होता है। तो आप 2 3 तरीके से लिख सकते हो, अगर आप दोनों को सामंजस्य करने करके लिखना चाहो तो बेहतर है, अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक लेखन की। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या बोलते हैं, समग्र विज्ञान रोजमर्रा की सोच का परिष्कार ही है, और एक पेशेवर की यही सोच वैज्ञानिक लेखन बनती है। आप सोच के देखो कि एक इंसान का मौलिक जो आधार होगा रोजमर्रा की चीजों को, वो पुराना, मौलिक का शब्द होता है, मौलिक का अर्थ होता है कि वो नई चीज है या फिर नए रूप में आप उसको प्रस्तुत कर रहे हो। तो वैज्ञानिक लेखन जो रोजमर्रा की चीज है उसको अगर वैज्ञानिक तरीके से लेखन करना हो, चाहे रिपोर्ट हो, समीक्षा हो, मौलिक शोध हो, जो भी हो, तो तभी मौलिक लेखन बन पाता है। और आप 2 तरह से कर सकते हो। टिप्पणी करनी है तो आप जरा सा सवाल पूछ सकते हो और उसका अर्थ क्या बोलते हैं उत्तर दे सकते हो कि क्यों लिखा जाता है मौलिक वैज्ञानिक लेखन। जर्नल एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम शोध, वैज्ञानिक कार्य, अभ्यास से प्राप्त मौलिक विचारों और ज्ञानों को वैज्ञानिक जगत तक पहुंचाया जाता है। अगर वैज्ञानिक लेखन नहीं होगा तो वैज्ञानिक सिद्धांत, आधार वैज्ञानिक जगत तक नहीं पहुंचेंगे, फिर हम उथले ही रूप में देखेंगे। जैसे हिंदी साहित्य में गुणाकार मूल्य हो गए, जैसे अगर एनसीईआरटी वो लिख रहे हैं तो एनसीईआरटी किस हद तक लोगों को फायदेमंद करेगी, या फिर कैसे, अगर हर वर्ग को पढ़ना है तो एक वैज्ञानिक आधार तो होना चाहिए। आप केवल उर्दू भाषी या फिर आप केवल उच्च वर्ग के लिए अगर उसको सोच के लिखोगे तो हो सकता है और बेहतर बन जाए, लेकिन आपको ऐसा लिखना पड़ेगा जो हर वर्ग के लिए आवश्यक हो। तो गुणाकार मूल्य हो गए, और जयंत विष्णु नालिरकर, इन्होंने भी वैज्ञानिक लेखन लिखा है, और भी बहुत सी पुस्तकें हैं वैज्ञानिक लेखन में। अब तो वैज्ञानिक जैसे साइंस फिक्शन मूवियाँ भी बनने लगी। आपेक्षिका का सिद्धांत भी वैज्ञानिक लेखन ही है, भास्कर आचार्य
ने जो ग्रंथ लिखा था वो भी वैज्ञानिक लेखन, या बाण भट्ट का हरचरित हो गया, या फिर आर्यभट्ट की रचनाएं हो गई, सब वैज्ञानिक लेखन है। या फिर कंप्यूटर क्या है, इसको अगर कोई बताना हो और एक अच्छी किताब होनी चाहिए, तो उसको भी बताने के लिए हमें वैज्ञानिक लेखन की ही आवश्यकता होगी। उसके लिए साहित्य जरूरी नहीं है। अगर आपको समझाना है जलवायु परिवर्तन के क्या कारण है, तो आप ये नहीं लिखोगे कि लगातार पेड़ों की कटती है छाया, मतलब आप कहानियां नहीं बताने लगोगे। आप उन चीजों को समझाओगे कि ये है, उसके पीछे तर्क प्रस्तुत करोगे। तो वैज्ञानिक लेखन के लिए जो आवश्यकता होती है, एक होता है अध्ययन, दूसरा होता है तर्क। अध्ययन और तर्क के साथ लिख सकते हो। उस लेखन में, जैसे लेखन चार तरह से होते हैं ना, तो उस लेखन में प्रतिभा की आवश्यकता उतनी नहीं होती जितनी अध्ययन की आवश्यकता या फिर तर्कों की आवश्यकता होती। तो ऐसा करके आप जो भी बताना चाहो कर देना या फिर बता देना। और वैज्ञानिक लेखन तकनीकी विकास से जोड़ के ले लो या फिर अलग ही कर लो। तो तकनीकी की भाषा के रूप में हिंदी पर टिप्पणी अगला हमारा सवाल है। तो इसमें आप अलग अलग स्तर पर ले जा सकते हो, ये सवाल ज्यादा कठिन नहीं है। वर्तमान समय में अगर हम तकनीकी भाषा के रूप में देखें, तो चाहे उसका कंप्यूटर पूर्व यांत्रिकरण हो, तो वहाँ पे क्या विशेषताएं हैं, क्या सीमाएं हैं, इसको आप बताओगे। टेली प्रिंटर बताओ या फिर इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर बताओ, जो भी कुछ बताना है आपको। हिंदी टाइपिंग की क्या समस्याएं होती हैं, क्या विधियां होती हैं, तकनीकी रूप में तो ऐसे ही आता है ना। उन चीजों को आप बताओ, या फिर जो भी आपको वर्तमान समय की चुनौती या फिर सुझाव देने हो, तो आप बता सकते हो। टिप्पणी ही लिखनी है 10 नंबर का, तो आप उसको थोड़ा सा आधार देना, पढ़ना, समझना। और मैं अगर चाहूँ तो बता भी सकता हूँ क्या क्या लिखना है। लेकिन अगर आप खुद से पढ़ोगे तो यहाँ पे आपकी लैंग्वेज आएगी। तकनीकी की भाषा को समझाने में अगर आपकी व्यवहारिक भाषा है तो ज्यादा बेहतर हो सकता है, नहीं तो सबका आंसर एक जैसा ही होगा। ना तो उसमें कोई बदलाव होगा, बल्कि लाग लपेट दिया जाएगा वो अलग। ठीक है। अब टिप्पणी में आखिरी सवाल था हमारा, राजस्थानी हिंदी को समझाओ या फिर राजस्थानी हिंदी पर टिप्पणी। तो ये सवाल देने के पीछे मेरा एक कारण था। वैसे तो यूपीएससी अक्सर नहीं पूछता, दक्षिणी हिंदी, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली यहीं तक सीमित रहता है। लेकिन 1-2 साल से थोड़ा कोशिश करने लगा है, जैसे आला गायन की भाषा। तो यहाँ पे अगर हम धीरे धीरे जैसे भोजपुरी हिंदी हो गया या राजस्थानी हिंदी हो गया, तो इनके बारे में अगर पढ़ लें। जैसे उपभाषा में टावर की बहुलता आती है, 4 प्रकार से होते हैं, मारवाड़ी हिंदी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। उनकी क्या विशेषताएं हैं, महाप्राण ध्वनियों का अल्पप्राणीकरण क्यों कर दिया जाता है, नाकाड़ा क्यों कर दिया जाता है, या फिर क्यों भी नहीं तो होता है नहीं होता, ओकारांता क्यों दिखता है, आ तो देखो, गाना चल तो देखो। तो वो बातें आप उदाहरण के साथ बताओगे। जयपुरी में बात ज्यादा कुछ नहीं है, बस 2 पेज आपको लिखना है। जैसे भी करके लिखे हो, आपकी विशेषता है। और इसका वर्तमान में जो भी उद्देश्य या फिर परिदृश्य दिखाना चाहो कि ऐसा ऐसा है वर्तमान हिंदी या फिर वर्तमान राजस्थानी का इतना महत्व है, आप जियो हॉटस्टार का बता सकते हो कि राजस्थानी में भी ये चलता है। या फिर अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो चीजें बेहतर हो रही हैं, ऐसा कुछ खास नहीं। तो आप उसको बता के खत्म कर सकते हो चीज। अब हम लगभग 6, 3, 9, 10, 19 सवाल हम समझ चुके हैं कि क्या क्या करना होता है, क्या क्या करना चाहिए। अब इन 19 सवालों में अभी भी जरूरी है थोड़ा सा हम और करें, या फिर जैसे पार्ट बचा होता है तो उसको भी हम समझ ही लेते हैं कि क्या होता है, क्या होना चाहिए। जैसे एक सवाल है, राजभाषा हिंदी या फिर राजभाषा की संवैधानिक स्थिति, हिंदी नहीं है, राजभाषा की संवैधानिक स्थिति पर विचार करो। आप सोच के देखो कि हिंदी जो है राजभाषा अभी भी नहीं बनी है। उसको अगर कह दो कि कोई कह दे हिंदी राजभाषा बन गई है, तो थोड़े से तो अटकलें लगती हैं। तो वर्तमान स्थिति आप जैसे भी दिखाना चाहो, यहाँ पे आपका कंक्लूजन कैसा रहने वाला है ये थोड़ा अधिक महत्व रखता है। क्योंकि ये सिर्फ हिंदी साहित्य से नहीं जुड़ा है, ये वैकल्पिक विषय से नहीं जुड़ा है, ये थोड़ा सोसाइटी से भी जुड़ जाता है कि एक जो इतना बड़ा देश है
उसकी 40% लोग जो बोलते हैं, वो अभी राजभाषा नहीं बन पाई। चाइना इतना बड़ा है, एक ऑर्डर दिया कि मंडारिन राजभाषा बन जानी चाहिए, तो राष्ट्रभाषा ही राजभाषा बन गई। बट यहाँ पे अगर नहीं है, तो फिर उसके पीछे एक तो ये हो सकता है कि हमारा संवैधानिक लचीलापन हो, या फिर दूसरी ये बात है कि जैसे एक प्रभुत्ता बढ़ जाती है, तो उस प्रभुत्ता को कम करने के पीछे तो वो आधार भी हम समझेंगे कि क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको संवैधानिक स्थिति में आर्टिकल बताने होंगे, और अगर आर्टिकल आप नहीं भी बताते हो, तो आप उस आर्टिकल के पीछे का आधार जरूर बताओ कि भाग 17 में जो शीर्षक राजभाषा है, तो उसके पीछे क्या क्या है, या फिर भाग 5, 6, 17 में जो है, जैसे आर्टिकल 120 का एक कहता है कि संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। पहले क्या था कि जैसे जब हमारे वो थे जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने ऐसे किया कि अंग्रेजी को सिर्फ इसलिए किया कि उनको दिक्कत ना हो, क्योंकि वो हिंदी में इतना सहज नहीं थे, बल्कि अंग्रेजी के इतने समर्थक नहीं थे। पर उन्होंने बस किया था कि अगले 15 सालों तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हम करेंगे, या फिर हमारा शासन चलेगा। राजभाषा हिंदी ही बनने वाली थी, सब समर्थन कर रहे थे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान थे। हालाँकि ये बताएँगे नहीं, अपने आंसर में नहीं लिखेंगे, बट होना ऐसे ही वाले था। फिर उसके बाद 15 साल बाद जब खत्म हुआ वो, तो शायद 1983 में ही, 83 नहीं, 63 में ही, जब 65 में वो शायद खत्म हो गए थे, 63 में ही उन्होंने कह दिया कि अब संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। ऐसा करके वो कर दिया। फिर आर्टिकल 210 की बात करोगे, जिसमें राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में होगा। मतलब गुजरात से अगर हैं तो गुजराती में होगा, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 343 कहता है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 343 कहता है इसके अतिरिक्त संघ में शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले भारतीय अंकों को अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। इसी अनुच्छेद में यह भी संकेत दिया गया कि शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्ष तक होता रहेगा। यही बात मैं बता रहा था, 15 वर्ष तक होता रहेगा, और उसके बाद 15 वर्ष के बाद भी चलता रहा। आर्टिकल 344, 45, 46, 47, जितना भी आप समझो बताना चाहो। कितने नंबर का सवाल है? 20 नंबर का सवाल है, तो 4 पेज में आप थोड़ा आधार देके समझा समझा के जितने भी आर्टिकल आपको याद रहते हैं, 351 जरूर बताना, और एक दो आपको जो इम्पोर्टेंट लगते हैं उसको भी बताना। और जो 22 भाषाएं हैं, हालांकि अब शायद 23 हो गया है, मुझे क्लियर नहीं, तो 22 भाषाओं का संदर्भ भी देना चाहो तो दे सकते हो। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप थोड़ा पॉलिटी पढ़े भी होगे, तो समझते होगे कि क्या क्या किया जा सकता है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, हिंदी दिवस 14 सितंबर मात्र एक कर्मकांड बनकर रह गया, कथन का तार्किक उत्तर दीजिए। तो एक तो सवाल ये कि क्या वास्तव में बना, दूसरा सवाल ये कि क्या नहीं बना। तो हरिशंकर परसाई का कहना है कि कोई भी अगर किसी भी भाषा के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए अगर दिवस शब्द यूज होने लगा कि इसका दिवस ये है, तो वो कमजोरों के लिए ही होता है। जैसे महिला दिवस, बाल दिवस, मजदूर दिवस और हिंदी दिवस। तो व्यंग्यकार थे, उन्होंने व्यंग के सहारे बता दिया कि कमजोर हो भाई। तो ये चीज़ आप समझाना उसमें। और दूसरी चीज़ कि आप थोड़ा सा रेफरेंस देना कि क्या क्या है, हिंदी दिवस का क्या महत्व होता है, पुरस्कार बांटे जाते हैं। लेकिन फिर आप बताना, जैसे अगर तमिल क्षेत्र में ऐसा चल रहा है, एक हिंदी दिवस 14 सितंबर को चल रहा है कि टुडे वी प्रेजेंट या फिर टुडे वी सेलिब्रेट हिंदी डे। वहाँ समझ आता है कि वहाँ की जर्नल भाषा हिंदी नहीं है, पर वहाँ पे कोशिश की जा रही मनाने की। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, मैं उत्तर प्रदेश का इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ का एरिया से 10 राज्य आप जोड़ के देख लो। यहाँ के क्षेत्र में बोला जा रहा है कि टुडे वी कैन सेलिब्रेट हिंदी डे। अंग्रेजी में बोला जा रहा है, आप हो वहां से तो क्या ये कर्मकांड नहीं हो? फैशन की दुनिया में नहीं आ गए? ठीक है, माना कि हिंदी को सपोर्ट करती है अंग्रेजी, पर क्या आप उस चीज को भूल नहीं गए हो? क्या है? तो आप एक तो ये बताना पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में,
और दूसरा आप निगेटिव भी दिखा देना, मतलब ऐसे ना करना कि 30-70 करना। मैं तो कहता हूँ 50-50 बता दो, क्योंकि है ही ऐसा, इतना बेहतर नहीं है। तो आप उसको करके इसमें चीज़ें बता सकते हो। अगर आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आस-पास के क्षेत्र से हो तो आपको ज़्यादा मुश्किलें नहीं होगी कि जो एक पखवाड़ा होता है हिंदी दिवस के आस-पास, कविता प्रतियोगिताएँ, वाद विवाद, निबंध लेखक, ये सब होता है। तो ये औपचारिक है या फिर ठीक है, इतना भी वो नहीं है। अगर विश्व स्तर में तीसरी भाषा है, भारत में ये व्यावहारिक रूप में 45% के आसपास, 75 करोड़ लोग के आसपास बोलते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे कि हिंदी दिवस का कर्मकांड बना है। तो इन चीज़ों को आप समझ के सब कुछ कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन हम अगले सेशन में करते हैं, जो आपको आगे मिल जाएगा।